हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का पहला चैप्टर बोले तो संख्या पद्धति और आज के इस लेक्चर नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो तो हम प्रश्नावली 1.3 पे चल रहे थे और पहले 3 प्रश्न हम कर चुके थे और आज जो है हम प्रश्न 4 से लेके प्रश्न 9 तक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 4 से। क्या लिखा है हमारे पास में, 0.9999 जो कि चलता जा रहा है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और आगे की बात हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको व्यक्त करना है तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान है कि हमें यहाँ पे 2 समीकरण चाहिए होंगी जिनका दशमलव प्रसार जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी इनिशियल कंडीशन रहती है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे माना x बराबर 0.999 और ये चीज जो है चलती जा रही है। इसको मैंने क्या माना, समीकरण 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में करा तो वो आ जाएगा मेरे पास में 10x। राइट हैंड साइड में करेंगे तो दशमलव जो है एक पोजीशन आगे खिसक जाएगा क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं। तो आ जाएगा मेरे पास में 9.999 एंड सो ऑन। ये मेरे पास में क्या हो गया, समीकरण 2। हमें यहाँ पे 2 समीकरण मिल चुके हैं और इन दोनों ही समीकरण में दशमलव के बाद में 999 और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 999 चल रहा है। तो अपना काम बन गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास में 10x बराबर 9.999 एंड सो ऑन, और वहां पे हो जाएगा पहला समीकरण x बराबर 0.999 एंड सो ऑन। दोनों साइड हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो दशमलव के बाद तो सब कुछ वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बार बार लेने की झंझट नहीं है हमें। 9 में से 0 गया तो यहाँ पे 9 बचेगा। 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो यहाँ पे x का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर 9 जो है गुणा में है तो इधर जो है हमारे पास में भाग आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास में आ रहा है वो 1/1 आ रहा है, यानी कि 1/1 आ रहा है। अब सोचने वाली बात जो है आश्चर्यचकित जो हमें करती है वो ये कि सर हमें जो क्वेश्चन ने दिया हुआ था वो है 0.999 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, उसको आप फाइनली कह रहे हो कि वो 1/1 के बराबर है। बात ये है कि सर ये 1 है और ये 0.999 है, इन दोनों को बराबर कैसे कर रहे हो। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि सर ये तो अलग अलग लग रहे हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो हम समझते हैं। लिखा क्या है हमारे पास में, 0.999 और ये कब तक रहेगा, अनंत तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है, 0.999 जो कि अनंत तक जा रहा है वो 1 के बिल्कुल 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 नजदीक है। तो ऐसे में उसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं। ये चीज अपने पास रहती है और ज्यादा अपन को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ें उससे पहले आपको एक चीज जो है मैं ऑब्जर्वेशन मैंने किया है वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं ताकि हम उसका इस्तेमाल अगले प्रश्न में कर सकें। वो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है, जैसे हमने 1/7 को कई बार डिवाइड किया है तो हमारे पास में ये आंसर आया करता था 0.14285 के ऊपर दंड। फिर 1/3 जो है वो बराबर है 0.3 के ऊपर दंड। अगला है हमारे पास में 1/11 जो कि बराबर है 0.09 के ऊपर दंड। और फाइनली एक जो नंबर देखने वाले हैं वो है 1/13 बराबर है 0.076923। ठीक है सर, ये तो देख लिए। अब तो होता क्या है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहता हूँ। वो क्या है, जरा यहाँ देखिए कि 1/7 जो है वो किसके बराबर है, 0.142857। और यहाँ पर जो आवर्ती खंड है ये, इसमें कितने अंक है ये देखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 अंक है आवर्ती खंड में। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। फिर 1/3 के दशमलव प्रसार में जो आवर्ती खंड है इसमें कितने अंक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती हो रही है जिनकी। आप बोलोगे सर एक ही है, ले देके ओके। फिर 1/11 के जो दशमलव प्रसार है उसमें जो आवर्ती खंड है उसमें कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप बोलोगे सर 0 9 है, 1 2 अंक जो है हमारे पास में बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक फाइनल इसमें देख लीजिए, 1/13 के अंदर जो दशमलव प्रसार है उसमें जो आवर्ती खंड है उसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के हमारे पास में जो 6 अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, उनकी आवर्ती हो रही है। ठीक है, अब यहां से मैं कंक्लूजन ये निकालने वाला हूं वो देखना। जैसे यहां पर आप देखिए हर का जो मान है हमारे पास में वो कितना है, 7। और यहां पर
दशमलव प्रसार में जो आवर्ती खंड है उसमें जो अंक है हमारे पास वो कितने हैं, 6। ठीक है, यहां पर जो हर का मान है वो है 3 और यहां पर इसके दशमलव प्रसार में आवर्ती खंड में कितने अंक आ रहे हैं बार बार, आप बोलोगे सर एक ही है, रिपीट हो रहा है। फिर इसमें देखिए 1/11 में यहाँ पे हर का मान है 11 और यहाँ पर हमारे पास में आवर्ती खंड में कितने अंक बार बार आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 2 ही आ रहे हैं। फिर 1/13 में हर का मान है 13 और यहाँ पर जो आवर्ती खंड है उसमें कितने अंक बार बार आ रहे हैं, आप बोलोगे सर 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास में जो हर का मान है 7, 3, 11, 13 और यहाँ पे आवर्ती खंड में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं वो सभी इस हर के मान से कम है। देखिए 6 जो है वो 7 से कम है, 1 जो है वो 3 से कम है, 2 जो है वो 11 से कम है, 6 जो है वो 13 से कम है। तो फाइनल कंक्लूजन जो मेरे पास में ये आता है वो ये कि आवर्ती खंड में जितने अंक बार बार रिपीट होने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा भाजक से एक कम हो सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे मानिए मैंने लिखा आपके साथ सामने 1/9, यहाँ पे 9 जो है हमारे पास में क्या है, वो भाजक है। इसके बारे में मैं बोलूंगा दशमलव प्रसार में अंकों के आवर्ती खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो n-1 होती है। जैसे 1/7 में देखें तो n का मान 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास में आवर्ती खंड में जो अधिकतम संख्या हो सकती है अंकों की वो 6 होगी। कैसे, n-1 कर दीजिए तो 7 - 1 बराबर 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1/13, तो यहाँ पे n का मान हमारे पास में 13 है और आवर्ती खंड में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकती है, अधिकतम संख्या वो हो जाएगी n-1 यानी कि 13 - 1 वो की है बराबर 12, जो कि बराबर है 12 के। ये अधिकतम है, इतनी हो जरूरी नहीं है, अधिकतम मैक्सिमम पॉसिबल इतनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। देखो ना यहाँ पे 6 ही हो रही है, ये अपन ने ऑब्जर्वेशन करी है। ऐसे आप और डिवाइड करके देखिएगा नंबर में और ऑब्जर्वेशन देखिएगा और मुझे अपने ऑब्जर्वेशन जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है हम अगले प्रश्न में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है हमारे पास में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती। सर ये पुनरावर्ती क्या होता है, पुनरावर्ती माने आवर्ती, रिपीटिंग, उसी को हम कहते हैं। आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में कोई परिमेय संख्या है 1/9 तो उसके अंदर आवर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है। तो n यहां पर हमारे पास में कितना है, 17, तो आप बोलोगे सर 17 - 1 16। ये मैक्सिमम पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो जरूरी नहीं है पर ये हो सकती है। ये अपना ऑब्जर्वेशन था, यहां तक की बात हुई। अब आगे अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या सर 1 को 17 से डिवाइड करना है, बिल्कुल, तो चलो करते हैं। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कैसे करने वाले हैं, बहुत ही आसान होगा। मैं 17 के मुझे पता है जो पहाड़ा होता है वो आपके लिए टेढ़ा है, तो उसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए मैं आपके सामने उसका पहाड़ा भी लिख दूंगा और वहां से आप फटाफट जैसे जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे आप लिख लीजिएगा। और जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो 17 का पहाड़ा आप भी अपने रफ कॉलम में लिख लीजिएगा ताकि आप इजीली कर सकें। अदरवाइज बच्चा जो है डिवाइड करने में गलती नहीं करता, पहाड़ा में गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। तो मैं 1 को 17 से भाग देने वाला हूँ। 1 जो है हमारे पास में, बस अब करना क्या है, लंबी गहरी सांस लीजिए और यहाँ पे देखिए 1 को 17 से भाग दूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 0 लगा दूंगा। जैसे यहाँ 0 लगाया यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, लेकिन 10 अभी भी 17 से छोटा है तो यहाँ पे 1 0 और आएगा, तो ऐसे में दशमलव के बाद में 1 0 और आ जाएगा। 17 पंजे हमने देखा कितना होता है 85, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5। 100 में से 85 गए तो हमारे पास में बचा 15 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। अब 17 अट्ठे हमारे पास में कितना हो जाता है 136, यहाँ पे लिख दिया। 150 में से 36 गए तो हमारे पास में बचेगा 14, फिर यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर से 17 अट्ठे हमारे पास में कितना होता है 136 होता है। 140 में से 36 गए तो हमारे पास में आ जाएगा 4, यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0। 17 दूनी हमारे पास में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 40 में से 34 गए तो बचा हमारे पास में 6, यहाँ पे 0 लगा दिया। 17 तिया हमारे पास में कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो हमने ये पे लिख दिया।
60 में से 51 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगाया तो 90 आ जाएगा। 17 पंजे कितना हो जाएगा बोलो, 85, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। 90 में से 85 गए तो कितना बचा, 5। अब यहाँ पे थोड़ा बोर्ड खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू हो जाता हूँ। 5 लिखा और 5 के आगे हमने क्या लगा दिया, 0। 7 या 51 होता है, वो तो काम नहीं चलेगा, तो 7 दूनी हमारे पास में आ जाएगा 34, वो मैंने लिखा। 15 में से 34 गए तो देखो 10 में से 4 गए तो 6 बचा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 16। यहाँ पे हमने क्या करा, 0 लगा दिया। 17, 90, 153 हो जाता है हमारे पास में, तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। 160 में से 153 गए तो हमारे पास में कितना बचा, 7 बचेगा, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। 17 चौके 68 होता है हमारे पास में, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 17 में से 68 गए तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे आप लगा दीजिए 0। 17 एकम कितना हो जाएगा बोलो, 17 हो जाएगा हमारे पास में एक बारी पे। 20 में से 17 गए तो कितना बचा, 3। अब बोर्ड खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे 3 को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 छोटा है तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। 17 दूनी 34 बड़ा हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, छोटा लगाओ। 17 एकम 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा। 30 में से 17 गए तो हमारे पास में आ जाएगा 13, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 0। अब 17 सत्ते हमारे पास में कितना हो जाएगा, 119। भाई ढबे रहना, मैं पूरा डिवाइड आपको करके अच्छे से दिखा रहा हूं, और आप भी कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली होने लग जाएगा, ठीक है। 130 में से 119 गए तो हमारे पास में क्या बचेगा, 11, यहाँ पे हमने ये लगा दिया। फिर 17 छक्के हमारे पास में कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। 110 में से 102 गए तो हमारे पास में बचेगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 80। अब 17 चौक हमारे पास में कितना हो जाएगा, 68, यहाँ पे लिखा। 80 में से 68 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 12, तो यहाँ पे 120 लगा दिया मैंने। अब 17 सत्ते हमारे पास में कितना हो जाएगा, 119। 120 में से 119 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सर 1 0 लगा दो, ठीक है, लगा दिया। फिर सर अभी भी 10 जो है 17 से छोटा है तो 1 0 और लगाना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। सर अगर एक बात गौर फरमाओ तो देखो सर, यहाँ पे 0 था, उसके बाद अब 0 यहाँ आ रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा कहीं, है देखता हूँ एक बार रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। तो 17 पंजे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 85, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा। फिर 100 में से 85 गए तो हमारे पास में बचा 15। सर देखो ये 0 के बाद 5 है, यहाँ पे भी 0 के बाद 5 है, और 100 में से 85 गए थे तो 15 बचा था, और यहाँ पे भी हमारे पास में 100 में से 85 गए थे तो 15 बचा था। फिर आप 0 लगा दोगे, वही कहानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अब ये वापस से आवर्ती होने लग जाएगी, तो आप सही समझे, यहाँ पे आवर्ती होने लग जाएगी। और फाइनल जो कंक्लूजन मेरा निकलेगा कि भाई 1/17 जो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 1/17 है, वो है 0. बोलना मेरे साथ में, 0.588, आगे 2 3 5, फिर 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये, और इसके ऊपर सर दंड लगा दीजिए, इसके ऊपर दंड लगा दीजिए, और ये हमारे पास में हो जाता है इसका दशमलव प्रसार। हमने शुरू में बोला था कि इसके दशमलव प्रसार में जो पुनरावर्ती खंड है, जो आवर्ती खंड है, उसमें कितने अधिकतम संख्या हो सकती है अंकों की, 16 हमने ऑब्जर्वेशन से बोला था, तो गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है सर। तो चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये डिवाइड इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए, फिर आसानी से होने लग जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है सर, ले लेते हैं। तो मैंने आपके लिए पहले रेडी कर रखे हैं, ये मैंने ढेर सारे उदाहरण ले रखे हैं। 35/8, 1/25, 27/10, 1/2, 3/5 और 19/100। जहां पर P और Q पूर्णांक है, आप सभी में चेक कर लीजिए, पूर्णांक ही निकलेगा, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। सर ये गुणनखंड क्या होता है, कैसे देखें, तो सबसे आसान तरीका जो है गुणनखंड को समझने का, वो आप ये देखिए कि जैसे मैं 35 का गुणनखंड निकालूं, तो ये समझिए कि 35 जो है किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर 35 जो है एक तो 1 के पहाड़े में आता है 35 बारी पे, 2 में ये नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, सर 5 में आता है 7 बारी पे, 5 7 35 होता है। फिर सर 7 में भी तो आएगा, 7 पंजे 35 होता है, और आखिर में जो है आपके पास में क्या आ जाएगा, 35 जो है 35 के पहाड़े में आएगा एक बारी पे। ठीक है,
8 का अगर हम देखें गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, तो 8 सर एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौके 8 होता है, एक 4 के पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8 होता है, और फाइनली एक 8 एकम 8 होता है। ये चीज हो जाती है। तो ये मैंने 35 और 8 के गुणनखंड लिखे हैं। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन, दोनों में जो गुणनखंड कॉमन दिख रहे हैं वो आपको क्या दिखेगा, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें, और 35/8 का वो गुणनखंड 1 है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इनका गुणनखंड निकालूं तो 1 का जो गुणनखंड है वो 1 ही है हमारे पास में, और कुछ नहीं होता। 25 के अगर गुणनखंड निकालूं तो वो हमारे पास में 25 किस किस के पहाड़े में आता है, 25 एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक 5 के पहाड़े में आएगा और एक 25 के पहाड़े में आएगा। इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है हमारे पास में, 1 है। क्वेश्चन हमें ऐसे ही परिमेय संख्याओं का बोल रहा है जहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। उसका उदाहरण मैं दूंगा, पहले इनका देख लेते हैं। 27 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो आप ये देखिए 27 जो है किस किस के पहाड़े में आता है। 27 एक तो 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है और 27 के पहाड़े में आता है। 10 जो है किस किस के पहाड़े में आता है सर, एक तो 1 में आ जाएगा, 2 पंजे 10 होता है तो 2 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा और एक 10 में आ जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसमें देखो 1 का गुणनखंड क्या है सर, 1 ही होता है। 2 के गुणनखंड सर एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, और दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 हो जाएगा। तो ये वाला भी अपने पास में ठीक है। अगला जो है हमारे पास में 3/5, तो सर 3 के जो गुणनखंड है वो 1 और 3 हो जाएंगे, 5 के जो गुणनखंड है वो 1 और 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो सर ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 के जो गुणनखंड है वो कैसे निकालेंगे सर, 19 जो है किस किस के पहाड़े में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में आएगा और एक 19 के पहाड़े में आएगा और किसी में नहीं आएगा। अगला 100 के गुणनखंड निकालते हैं, तो आप देखिए 100 किस किस के पहाड़े में आता है, तो सर एक तो 100 1 के पहाड़े में आएगा, एक 2 के पहाड़े में आएगा, एक 4 के पहाड़े में आएगा, एक 5 के पहाड़े में आएगा, एक 10 के पहाड़े में आएगा, 20 के अंदर आ जाएगा, फिर 25 में आ जाएगा, 50 में आ जाएगा और फाइनली 100 में आ जाएगा। तो ये सारे जो है 100 के हमारे पास में गुणनखंड हो जाते हैं। लेकिन 19 और 100 के कॉमन जो है वो हमारे पास में क्या क्या हो जाता है, 1 हो जाते हैं। तो ये सभी उदाहरण जो है हमारे पास में बिल्कुल परफेक्ट है, अभी तक की जो बात हमने देखी थी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं जहां पर कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 के अलावा भी कुछ और हो सकता है। वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूं 4/50 का। ठीक है, तो 4 के जो गुणनखंड है हमारे पास में वो क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। 50 के जो गुणनखंड है वो हमारे पास में 1 है, 2 है, 5 है, 10 हो जाता है, 25 हो जाता है और 50 हो जाता है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमारे पास में क्या क्या हो जाते हैं, 1 और 2 हो जाते हैं। तो हमारे पास में कितने गुणनखंड है, कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 2। तो ऐसे हमें P/Q के रूप वाले नहीं लेने हैं, ऐसे वाले लेने हैं। ठीक है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सर आपने सबका दिखा दिया, इनका सबका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है, इसके अलावा नहीं है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, इन सभी का शांत दशमलव निरूपण है क्या, चेक कर लेते हैं। 19/100 को सर आप लिखोगे यहाँ पे दशमलव जो है ऐसे आ जाएगा, 0.19 आ जाएगा। सर 3/5 को करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 27/10 को हम लिख सकते हैं सर 2/7। 1/25 को हम लिख सकते हैं 0.04। और 35/8 का क्या होता है सर, 35/8 तो बताओ, अब तो बताओ। अब चलो 35/8 का आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाता है हमारे पास में 8 चौक हो जाएगा 32, माइनस करा तो बचेगा 3, यहाँ पे लगाया 30, 8 तिया हो जाएगा हमारे पास में 24, 30 में से 24 गए तो बचे 6, यहाँ लगाया 60, 8 सत्ते हो जाएगा हमारे पास में कितना 56, 60 में से 56 गए तो कितना बचा हमारे पास में 4, और यहाँ पे लगाया 40, कितनी बारी पे आएगा 5 बारी पे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4.375। तो इन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है हमारे पास में, शांत है। ठीक है सर, यहां तक का प्रश्न भी हमें समझ में आ गया है और एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए। तो चलो बढ़िया आगे है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब ये Q क्या है, जो हर में मान है ना वो Q है। जैसे कि 35/8 में 8 हो जाएगा Q का मान,
यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। इसका हमें गुण पता करना है, इसका हमें गुण पता करना है जो अवश्य संतुष्ट करना चाहिए यहाँ पे। सर अभी गुण कैसे पता करोगे? तो देखो भाई, यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं कि भाई ये सुशील है, ये बड़ा ही समझदार है, ऐसी बातें तो होने से रही। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स जैसी बातें होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, 8 का अभाज्य गुणनखंड करके देखता हूँ, तभी तो उनके गुण निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर से 2 से करूँगा तो 2 आ जाएगा, फिर से 2 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, जो कि बराबर है 2 कितनी बारी पे गुणा कर रहे हैं, 3 बारी पे, तो 2 की घात 3। यहाँ पे 25 का अभाज्य गुणन करते हैं यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 के पहाड़े से करेंगे तो 5 पंजे 25, फिर से 5 से करा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 5, जो कि बराबर है 5 की घात 2 के। सर 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, सिंपल ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ऐसे में इनकी जो घात है वो 1 1 है, ठीक है। 2 का देखेंगे तो सर 2 को तो बस ये लिख सकते हो 2 की घात 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो बढ़िया। 5 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 5 को हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 की घात 1 लिख सकते हैं। 100 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 और आगे एक 0 लगा हुआ है वो हमने लगा दिया। फिर से 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाता है, ठीक है। अब सर 5 से कर लो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर से 5 से कर लो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 100 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 2 कितनी बारी पे गुणा कर रहे हैं, 2 बारी पे, तो उसकी घात 2, और 5 को कितनी बारी गुणा कर रहे हैं, 2 बारी पे, तो उसकी भी घात 2। अब क्यों है ये, क्यों मतलब कि हर जो है हमने लिया था उनके बारे में, उन सभी का अभाज्य गुणनखंड करके हमने देखा। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक कॉमन चीज दिख रही है, वो ये कि सर यहाँ पे है 2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात कुछ है यहाँ पे सर 5 की घात कुछ है, यहाँ पे सर 2 और 5 की घात कुछ है, यहाँ पर 2 की घात कुछ है, यहाँ पे 5 की घात कुछ है, और यहाँ पे 2 और 5 की घात कुछ है। और ये सारी जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसा प्रश्न ने बोला था, उन सभी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पे आपको हर के मान में कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा होगा कि हर का जो मान है हमारे पास में कैसा है, वो सर या तो 2 की घात में होगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, या सर वो 5 की घात में होगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, या सर दोनों में होगा, 2 की घात में भी होगा और 5 की घात में भी होगा, 2 की घात में भी होगा, 5 की घात में होगा। ये चीज होती है। Q के अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 के घात या 5 की घात या दोनों होते हैं। ये हमारे पास में Q का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि उसका क्या गुण होगा, ये उसका गुण होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। ठीक है सर, ये अनवसानी क्या होता है? एक्चुअली हम अशांत के लिए ही एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? अनवसानी। बहुत ही आसान होता है, कैसे करेंगे? कोई भी आप संख्या लिखिए, बस 9 4 1 3 8 7 6 4 और आगे लगा दीजिए 3 बिंदी। तो सर ये हमारे पास में अशांत भी है और साथ ही साथ अनावृत्ति भी है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण लिखें तो आप लिखोगे सर 0.01 001 001 001 00001 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास में अशांत है, अनावृत्ति है, ये भी अपरिमेय संख्या है। एक और लिखें तो आप लिखोगे सर 0.02 002 0002 और आखिर में 4 0 लगा दो। तो ये भी हमारे पास में कैसा है? अशांत अनावृत्ति है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना तो सबसे इजी काम है, जो मन में आए वैसा लिख दो और आगे 3 बिंदी लगा दो। 3 बिंदी लगाना मत भूलना, नहीं तो अशांत कैसे बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अलग अलग करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि 5/7 और 9/11 का हमारे पास में दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले वो ज्ञात करते हैं। तो चलो निकालते हैं। 5/7 का अगर हम निकालते हैं तो 5 में 7 का भाग देना है, तो यहाँ पे लगा दे 0, ये लगा दिया 0, 7 7 हो जाएगा हमारे पास में 49, तो ये मैंने ये लिख दिया। 50 में से 49 गए तो बचा 1, यहाँ पे 0 लगा दिया। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। 10 में से 7 गए तो बोलो कितने बचे? 3, यहाँ पे लगा दिया 0। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28।
30 में से 28 गए तो कितने बचे 2, यहाँ पे लगा दिया 0। 7 दूनी हमारे पास में कितना हो जाएगा 14। 20 में से 14 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पे लगाइए। 7 अट्ठे हमारे पास में कितना हो जाएगा 56। 60 में से 56 गए तो कितना बचा 4, यहाँ आ जाएगा 40। 7 पंजे बोलो कितने 35। फिर 40 में से 35 गए तो कितने बचे 5, यहाँ पे लगा दिया हमने 50। और फिर आ जाएगा हमारे पास में 7 सत्ते 49। सर ये सुना सुना नहीं लग रहा आपको 49? अभी अपन ऊपर ही देख रहे थे। तो देखो ये वापस से रिपीट होने लग गया। तो हमारे पास में यहां तक का रहता है। तो 5/7 जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 0.714285 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया दंड। ये तो है 5/7 का हमारे पास में दशमलव प्रसार। अब सर 9/11 का भी तो निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं। 9/11 का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे 9 जो है 11 से छोटा है तो यहाँ 0 लगाया, यहाँ पे भी मैंने 0 दशमलव लगा दिया। 11 को 8 से गुना करा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 88। 90 में से 88 गए तो कितना बचा 2, यहाँ पे लगाया 0। 11 एकम 11 हो जाएगा। 20 में से 11 गए तो कितने बचे 9, तो यहाँ आ जाएगा 90। 11 गुना 8 88 हो जाएगा हमारे पास में। 90 में से 88 गए तो बचे 2। सर ये रिपीट नहीं हो रहा आपको लग रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं। 11 एकम 11 आ जाएगा, माइनस करेंगे सर 9। अब तो सर पक्का रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 81 81 81 आने वाला है। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ 9/11 का जो हमारे पास में दशमलव प्रसार है वो क्या है 0.81 के ऊपर दंड, ये चीज है। अब इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया था। आप तो बस पहली 2 अंक जो है उन पे ध्यान दीजिए, बाकियों को छोड़िए। आप देख रहे हो सर यहाँ पे 0.71 और वहां 0.81 है, तो 7.1 के बाद में सर आ जाएगा हमारे पास में 0.72। हमें क्वेश्चन ने 3 अलग अलग बोली है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। 7 3 फिर है 0.74। इनके आगे आप कुछ भी संख्याएं लिख दीजिए और आगे 3 बिंदी लगा देना, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं लिखता हूँ 8 7 5 4 6 3 5 5 9, आगे 3 बिंदियां लगा दी। फिर यहाँ पे लिखते हैं 7 3 के बाद में बोलो, कुछ मन से बोलो, अपने अपने अंकल का नंबर लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ 9 9 2 8 3 8 5 4 3 लगा दी। फिर अपनी चाची का नंबर लिख दो यहाँ पे 8 7 6 3 2 1 एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारे पास में कैसे हैं अशांत अनावृत्ति हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में वर्गमूल 23। अब 23 जो है हमारे पास में पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ऐसे में ये हमारे पास में कैसा होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 225 का हम कैसे करें, तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। 225 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडन करिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 5 से करेंगे। तो देखो 5 चौक हमारे पास में हो जाएगा 20। 22 में से 20 गए, बचे 2 और 5 तो 25। 5 पंजे 25 आ जाएगा। अब फिर से इसको 5 से कर लो तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। इसको 3 से कर लो तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर से 3 से कर लो तो 1 आ जाएगा। तो वर्गमूल 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया तो उसे वर्गमूल के बाहर निकाल लो। 5 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल के बाहर निकालो। 5 तिया 15। तो वर्गमूल 225 को 15/1 लिख सकता हूँ, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। 0.3796 ये हमारे पास में एक शांत दशमलव प्रसार है, और हमें पता है कि शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। तो ये भी हमारे पास में परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, आगे आते हैं चौथे पे। वो क्या है हमारे पास में 7.478 478 478 सर चलता जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.478 के ऊपर दंड। और सर हमें पता है ऐसी संख्याएं जो कि कैसी होती है, अशांत आवर्ती, वो भी किसका उदाहरण होती है, परिमेय संख्याओं का उदाहरण होती है। तो ये भी हमारे पास में कैसी है, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। लास्ट वाला देखिए 1.101010101010 सर ये अजीब सी नहीं है और चलती भी जा रही है, अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। तो ऐसे में ये हमारे पास में किसका उदाहरण है,
अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम जानेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.4। आपके किसी भी तरह के डाउट्स होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।